हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं रुचिन सर बात करते हैं हमारे अगली वीडियो पे। देखिए, हमने यहाँ पे जो अपने लेक्चर में पिछले डिस्कस किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इतिहास के, हमने लेक्चर डिस्कस किया था। लेकिन आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो एग्ज़ाम जो भी आ रहे हैं, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो हमारे DLR के अभी एग्ज़ाम भी है, जो UK SSC के आने वाले एग्ज़ाम्स है, उनके लिए ना मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। बताया था सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, उन्हीं की आज पहली वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर फैक्ट, प्रश्नों का भोकाल पूरा होगा, ठीक है, तगड़े क्वेश्चन होंगे, सही है। तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा और इन क्वेश्चनों को नोट आउट करते चलेगा। आपको आने वाले एग्जाम में पता चल जाएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के जो CAG है, भारत के जो कैग है, कैग मतलब क्या होता है, नियंत्रक एवं क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, जो हमारे कैग होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो कैग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, इन अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा, सारे क्वेश्चनों को यहाँ से निपटा दूंगा, ठीक है। देखिए, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि या तो 6 साल कार्यकाल पूरा हो जाए या पहले कहा जाए 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तो ये इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, देखिए कैग का अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो इसका वर्णन जो है वो 148 से कितना, 148 से लगभग आपका 151 तक है। जो आपके संविधान के आर्टिकल है, आर्टिकल 148 से कितना, 151 तक इसके आर्टिकल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो इसके अध्यक्ष होता है इसका वेतन कहाँ से दिया, तो ये दिया जाता है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से ये इसका क्या वेतन दिया जाता है। तो इसका वेतन कहाँ से, भारत की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। अब ये संचित निधि का आर्टिकल कौन सा है, ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल है 256, 256, ठीक है, 56 नहीं 66, ठीक है, 266। तो यहाँ से क्या पता चला, कैग है, कैग क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। और कैग के जो आर्टिकल्स है संविधान के किस भाग में है, संविधान किस आर्टिकल में है, 148 से 151 तक। और अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जिसके आर्टिकल कितना है, 266 है। क्लियर बात है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो इसके साथ, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और है। देखिए, आपने सुन रखा है क्या, महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है उसे हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी कहते हैं। अगर महान्यायवादी की आपसे पूछ लिया कि कार्यकाल कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, ये इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, केवल किस पे, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक इसका कार्यकाल चलता रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति के दिमाग में आगे इसको हटाना है तो वो उसको तुरंत यहाँ से इसके काल से बर्खास्त कर देगा, ठीक है। तो महान्यायवादी का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ये बात ध्यान रखें। इसका कार्यकाल केवल किस पे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर आधारित है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल जो है आपका कितना है, 76 है। तो आर्टिकल 76 जो है किससे संबंधित है, महान्यायवादी से, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, किसमें नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा, ध्यान रखना, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले हैं, आएंगे एग्जाम्स क्वेश्चन में, ऐसे ही होगा। तो हर एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे करेंगे एनालिसिस करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ और देख लेते हैं। इसके साथ इसका एक छोटा भाई भी होता है, क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या होता है, महाधिवक्ता। अब देखिए, महान्यायवादी जो क्या होता है वो किस में होता है, आपका केंद्र सरकार में, किस में होता है, केंद्र सरकार में होता है। महाधिवक्ता किसके लिए होता है, राज्य का होता है, जिसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। और ये किस में होता है, आपका
राज्य में होता है। आई बात समझ में? एडवोकेट जनरल। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अधिवक्ता का कार्यकाल, अब मैं ये पूछूं आपसे इसका कार्यकाल कहाँ तक होगा, कितना होता है कार्यकाल? कार्यकाल देखिए महान्यायवादी राज्य में है, केंद्र में है, तो कौन रखेगा? राष्ट्रपति रखेगा। अब महाधिवक्ता जो है वो क्या है आपका? राज्य के लिए है। तो राज्य में सर्वोच्च कौन होता है आपका? सर्वोच्च होता है आपका राज्यपाल। तो किसके ऊपर होता है इसका डिपेंड कार्यकाल? राज्यपाल के ऊपर इसका कार्यकाल डिपेंड होता है। ठीक है, अच्छे से लिखना, हर क्वेश्चन को जैसे बता रहा हूँ ना ऐसे क्वेश्चन को छाप लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अगर यहीं से क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लूँ मैं, जैसे यहीं से क्वेश्चन देख लूँ मैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे चुनाव आयुक्त हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितना होता है भाई, तो इनका कार्यकाल भी आपका कितना होता है? आपका 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष की आयु। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु क्या होता है, इनके ऊपर इनका कार्यकाल होता है। फटाफट से उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर इसमें। चलिए ठीक है, उतार लिया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो कि रैपिड एक्शन है एकदम, बिल्कुल लगातार क्वेश्चन कराऊंगा इसमें मैं। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके लगातार क्वेश्चन कराऊंगा, बस ध्यान से आप लोग लिखते रहना फटाफट से, 1 बाय 1 आप इसको लिखते जाना इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चलिए अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, और अगर यहीं से पूछ लिया जाए आपसे जनगणना की सूची का विषय है, तो यहां से क्वेश्चन घुमा देगा तुम्हें। ठीक है, घुमा देगा, दिमाग खराब कर देगा। देखिए अगर जनसंख्या देखा जाए, ठीक है, जनसंख्या देखा जाए तो ध्यान रखना ये किसका है? समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना जो है वो किसमें? संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। तो जनसंख्या जो है वो कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और जनगणना जो है वो किसका? संघ सूची का विषय है। यहां से क्वेश्चन और फंसेगा। यहां से क्वेश्चन एक फंसता है आपका जीएसटी वाला, ऐसी कौन सी सूची है जिस पर कर लगता है? तो वो कौन सी? आपकी समवर्ती सूची, यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा क्या था क्या नहीं था। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि जो हमारी जनगणना 2011 हुई थी, इसका मोटो क्या था? आदर्श वाक्य क्या था इसका? क्या है इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये चीज है। ठीक है, तो ये क्या था इसका मोटिव था। और ये आपको पता है ये क्वेश्चन का किस में आया था? ये क्वेश्चन आया था आपका जो सचिवालय रक्षक है उत्तराखंड में, यूके ट्रिपल ने जो सचिवालय रक्षक का क्वेश्चन पेपर कराया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 का मोटो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़े से अलग है। ठीक है, थोड़े से अलग है, जो छाटने पड़ते हैं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, आई बात समझ में? अगर यहीं से एक चीज पूछ लिया कि सर्वाधिक लिंगानुपात, अगर जनगणना 2011 अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि सर्वाधिक लिंगानुपात, क्या सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है, कौन से राज्य में है? एकमात्र राज्य है वो है आपका कौन सा? केरल, जिसमें क्या है आपका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपने देख लिया कि न्यूनतम, क्या देख लिया? न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात तो आपको पता ही है भाई, कौन सा है? हमारा हरियाणा है। क्या है? मारो हरियाणा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या था भाई? सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया। अगर आपसे पूछ लिया कि न्यूनतम जनसंख्या किसमें है, तो यहाँ पे कौन है आपका? सिक्किम है, सिक्किम है। और अगर आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या, ये तो न्यूनतम जनसंख्या होगी, और यहाँ से क्या होगा? सर्वाधिक जनसंख्या जो होगी वो क्या है भाई? हमारा यूपी। ठीक है, तो यूपी में है भाई। ठीक है, बाबा के प्रदेश में, यानी कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक देखिए अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया, इसी के साथ बात चल रहा हूँ मैं। ठीक है, जनसंख्या की बात कर रहा हूँ कि ऋणात्मक, कैसा? ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि यानी कि जिसकी जनसंख्या में क्या हुई? ऋणात्मक कमी, यानी कि 0 से लेके क्या, अगर ऊपर गए तो प्लस 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 और नीचे गए तो माइनस, यानी कि जनसंख्या में कमी हो चुकी है। तो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो आपका क्या है? आपका नागालैंड है। क्या है? आपका नागालैंड है। और अगर आपसे नागालैंड से एक क्वेश्चन और आता है, हॉर्नबिल महोत्सव
क्या, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, ये भी आपका नागालैंड में, क्योंकि हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इसके बाद महान विभाजक काल किसको बोला गया इसमें, महान विभाजक काल किसको बोला गया था भारतीय जनसंख्या, तो ये बोला गया था 1911 से लेके 21 के बीच में। तो ठीक है, महान विभाजक काल किसको बोला गया, 1911 से लेकर 1921 के मध्य। आई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उतार देखिए, साथ साथ उतारते चलिए, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, फटाफट से उतारते चलिए, साथ साथ हैंड टू हैंड उतारते चलेगा। चलिए, इसके बाद मैंने देखिए अभी आपको बताया था कि जीएसटी, तो थोड़ा सा हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम जीएसटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। मैं लगभग एक आध दिन छोड़ के आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाऊंगा, टॉपिक वाइज भी होगा, और आपका ये जो वन स्टैटिक लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके लगातार चलते रहेंगे। चलिए सर, देखिए बात करते हैं वस्तु एवं सेवा कर। क्या, वस्तु एवं सेवा कर। आपको पता है हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आने वाला यहाँ से क्वेश्चन है, यानी कि क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसको बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर को। ठीक है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर। अगर यहीं से आपसे पूछा भाई कर कितने प्रकार के होते हैं, तो कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष कर और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो भोगी जो व्यक्ति होता है भाई, सीधा उस पे लगता है, इसका भुगतान भी उसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष कर लगता किसी और पे है और इसका भुगतान जो है कोई और अन्य व्यक्ति करता है, तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। हालांकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बाद में पढ़ाऊंगा, केवल आप इतना समझिए कि कर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीएसटी है वो क्या है, आपका अप्रत्यक्ष कर है। आई बात समझ में। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए अमेंडमेंट कौन सा था, ये था आपका 101वां संविधान संशोधन। 101वां क्या था, संविधान संशोधन था। तो 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कब से प्रभावी हुआ था, कब से प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कब से, 1 जुलाई 2017 से क्या हो गया था, ये हमारे यहाँ पे लागू हो चुका था। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जीएसटी है कौन से आर्टिकल से संबंधित है, कि इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में है, पेपर घुमा देगा, ठीक है ना, पेपर घुमा देगा, ढंग से पढ़ो। तो इसका जो आर्टिकल है वो कितना है, 279 का ए। ठीक है, तो 279 का ए में क्या, किसके बारे में दिया गया है, कर प्रणाली के बारे में, यानी कि जीएसटी के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया वस्तु एवं सेवा कर कौन सी सूची का विषय है, तो ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था कि समवर्ती सूची का विषय है, तो ये याद रखें कि कौन सी सूची पर टैक्स लगता है, तो आपका समवर्ती सूची है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं पता क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि वस्तु एवं सेवा कर कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, कौन सी समिति की सिफारिश पे लागू हुआ था, तो क्या था, विजय केलकर समिति। क्या था, विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे क्या हुआ था, ये लागू हुआ था जीएसटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वे कौन होती है, हमारी वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। अगर आज पूछ लिया कि वर्तमान में भाई कौन है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, तो वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये बात है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है। अब इसी के साथ क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हमारा हाई कोर्ट है, यानी कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होते हैं, वो एक अभिलेखीय न्यायालय है, तो ये कौन से आर्टिकल बताते हैं, ध्यान रखना, ये बताता है आर्टिकल 129। कौन सा बताता है हमारा, आर्टिकल 129। और ये क्या बताता है हमारा, आर्टिकल 215। ये कितना बताया, आर्टिकल 215। तो ये इससे संबंधित है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिटा दो इसे, चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं आगे, फटाफट उतार लीजिए, देखें उधर से जितने क्वेश्चन है फटाफट से उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन तो आपके यहाँ आएंगे। ठीक है, पर्यावरण से आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेगा सर सुन लीजिए। देखिए हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि क्या, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? वन संरक्षण अधिनियम कब का है? वन संरक्षण अधिनियम कब का है? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्या पूछेगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस चीज का है? ठीक है, और इसके बाद क्या पूछेगा? इसके बाद पूछेगा जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। भाई ये क्वेश्चन है, खुद देख लो, देखो मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई सा एग्जाम उठा के देख लो, ग्रुप सी का, यूके ट्रिपल एस सी का कोई सा एग्जाम उठा लो, आने वाला डीएलएड का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 110% की बात है। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है सर? आपका 1972 का। कब का है? 1972 का। कब, क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, स्कॉटहोम सम्मेलन हुआ था। क्या था? स्कॉटहोम क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। तो स्कॉटहोम सम्मेलन में क्या था? पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 में। अब क्वेश्चन आपसे एक क्या पूछेगा, बात समझना। क्वेश्चन ने पूछेगा कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उस समय प्रधानमंत्री कौन था? कौन था प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री थी हमारी कौन? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और यहीं से एक चीज और निकलेगा, इंदिरा गांधी से क्वेश्चन निकलेगा कि 1973 याद आया कुछ? टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कहां से स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कहां से हुआ था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पड़ता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, यूके में। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन सारे वही चल रहे हैं। देखें, राइटिंग पे मत जाना कि राइटिंग कैसे है, राइटिंग हो सकती है थोड़ी गड़बड़ होगी कि तेज तेज लिखूंगा। ठीक है, तो पीएम इंदिरा गांधी के समय में हुआ था कब? 1972 में। क्या था? स्कॉटहोम सम्मेलन हुआ था, उसमें किसने भाग लिया था? हमारे यहाँ से इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। और उसी के साथ अगले ही साल इन्होंने 1973 में क्या था? टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। कहाँ से किया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया था। ठीक है, देखिए अब आता है आपका वन संरक्षण अधिनियम। ये कब का है? आपका 1980 का। ये कब का है? 1980 का। और ये कब का है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये है आपका 1986 का। देखिए एक ही ईयर है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको पता है, ठीक है सर। तो इसके बाद क्या था? जैव विविधता अधिनियम, ये कब का है? 2002 का। ठीक है, अब यहीं से आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने कहा जी सूचना का अधिकार, लिख लेना कहीं को, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, दैट मीन्स RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक पूछ लिया शिक्षा का अधिकार, क्या पूछ लिया? शिक्षा का अधिकार कब का है? ध्यान करना, इसे क्या बोलते हैं? RTE। हो सकता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में ठा के दे दे, तो RTI एंड RTE। ठीक है, देखिए RTI कब का है? आपका 2005 का है। और RTE कब का है? आपका 2009 का है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 21A समझ के बात, आपको 21A की बात करता हूँ। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है ना, वही चीज़ है, ये सब चीज़ दिया गया है इसमें। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। फटाफट उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, जल्दी उतार लीजिए फटाफट से। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ से। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट से। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको कि भूमध्य सागर को, किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को शॉर्ट में लिखूंगा, देखिए मैं पूरा वर्ड लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, आप अपने हिसाब से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है। तो ये आपको पता है, ये किस पे है? सुएज नहर पे। सुएज नहर किसके अधीन है, या कह सकते हैं कि नियंत्रण किसका है इस पर? नियंत्रण है आपका मिस्र का। किस पे अंतर्गत है? किसके? ठीक है, तो मिस्र के अधीन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि अटलांटिक, कौन? अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार, महासागर का
प्रवेश द्वार, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। किसको? जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, अब इंपोर्टेंट बैठेगा नहीं बैठेगा। क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को, ठीक है। इसके बाद अटलांटिक महासागर किसको? अब देख लीजिए, किसको? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? उसका भी आंसर आपका क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है। तो क्वेश्चन आपको अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन कितना तगड़ा बनने वाला है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि पाक जल संधि कहाँ है? पाक जल संधि किस किस के बीच में है? तो देखिए पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। किसमें? भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर आपसे पूछ ले कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे आप ये भारत पढ़ते हो ना, इस तरह से यहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा इस तरह से। तो यही है आपकी पाक की जल संधि, मन्नार की खाड़ी यहाँ रही आपकी इस चीज़ पे, ठीक है। महासागर पूछ लिया आपका, कौन सा महासागर है आपका? हिंद महासागर। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है भाई आपकी? भारत किसके बीच में है? श्रीलंका के बीच में है। तो भारत के और श्रीलंका के बीच में है क्या भाई? आपकी मन्नार के, गन्नार नहीं है, मन्नार है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी किसके? भारत के और श्रीलंका के बीच में है। महासागर पूछ लिया कौन सा आपका? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। मिटा दो इसे, चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर, क्या क्वेश्चन पूछेगा? देख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान क्या होगा? देखिए पलायन वेग, पहली बात तो क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने क्या किया, किसी चीज़ को उठाया, ठीक है, मैंने किसी आदमी को उठाया, उठा के यहाँ से बाहर फेंक दिया, और वो कितनी दूर निकल जाए? पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाए, कभी पृथ्वी पे लौट के वापस ना आ सके, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से अगर किसी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाए तो वो कभी पृथ्वी पे वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो उस वेग को हम क्या बोलेंगे? पलायन वेग बोलते हैं। जितना भी हमारा सैटेलाइट होता है वो सारे इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यही वेग होता है आपका पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी उसका जो मान होता है ये होते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में लगभग कितना आपका? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपका होता है इसमें, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया, अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जीवाश्म की आयु, क्या? कि जीवाश्म की आयु किसके द्वारा नापी जाती है? तो जीवाश्म की आयु जो है वो क्या? C14 कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। जीवाश्म की आयु याद रखिएगा। अब अगर इससे आपसे पूछ लिया कि चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु, चट्टानों की आयु किसके द्वारा नापी जाते हैं? ये ध्यान रखना, ये नापी जाते हैं यूरेनियम पद्धति के द्वारा, यूरेनियम पद्धति। और समस्थानिक कौन सा होता है? U235 का यूज होता है, ये बात आप याद रखें। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन थे, ठीक है। स्टैटिक जीएस है, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा ढंग से, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं इस सीरीज को आगे जारी रखूंगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि भाई इसको जारी रखना है, ठीक है, अगर ये करानी है, क्वेश्चन ऐसे कराने हैं, 10-20 भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो कर लो। देखो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, कैसा ना पूछ ले, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको रखूंगा आगे, ठीक है। लगातार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप नहीं इसमें कोई दिलचस्पी लेंगे तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से, फिर जैसे मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा था अपने हिसाब से वो पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, नहीं सब बच्चों तक ये चीज़ जो है वो पहुँच जाए, जिससे कि उन्हें पता चले कि एग्जाम्स में क्वेश्चन उल्टे सीधे कैसे भी पूछ सकता है, उनकी भी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।